अच्छा, इसके बाद मैंने सबसे पहले बताया रिमूवल ऑफ ऑन्कोजीन्स, इंसर्शन ऑफ प्रमोटर, टर्मिनेटर एंड एनहांसर सीक्वेंसेस ना। अगर नहीं लिखी है लाइन तो आप लोग नोट कर लो। इंसर्शन ऑफ प्रमोटर, एमसीएस, टर्मिनेटर एंड एनहांसर सीक्वेंसेस। चलिए मैं लिख देता हूँ। आ, दूसरा पॉइंट करके लिख देते हैं। इंसर्शन ऑफ प्रमोटर, एनहांसर, टर्मिनेटर एंड एमसीएस इनटू टीडीएन में। देखो ये तो जीन का ही पार्ट है ना, एक तरीके से। भाई कोई भी फॉरेन जीन इंसर्ट कराओगे तो उसका एक्सप्रेशन कराने के लिए ये सब चीजें आपको चाहिए होंगी कि नहीं? आपको इंसर्ट कराने के लिए एमसीएस चाहिए होगी। यस और नो? तीसरी जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है इंसर्शन ऑफ एटी रिच सीक्वेंसेस। इंसर्शन ऑफ एटी रिच सीक्वेंसेस। हम्म। देखो एटी रिच सीक्वेंसेस टीडीएनए के अंदर, इंटू टीडीएनए। टीडीएनए के अंदर क्या करेंगी? जब टीडीएनए ट्रांसफर होगा कहाँ से? बैक्टीरिया से प्लांट सेल के अंदर। हाँ। जब टीडीएनए ट्रांसफर होगा प्लांट सेल से कहाँ पे? ओ सॉरी, बैक्टीरियल सेल से कहाँ पे? प्लांट सेल के अंदर। फिर जब इंसर्शन होगा तो ये जो एटी रिच सीक्वेंसेस है ना, ये उसको लेके जाती है किसकी तरफ? यूक्रोमेटिन की तरफ। इनका क्या काम है? दे डायरेक्ट दे डायरेक्ट द टीडीएनए towards the transcriptionally active region। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन। और बेसिकली इनको अटैच कराना चाहिए कि अगर मैं ये कहूं कि ये टीडीएनए है तो टीडीएनए का ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, तो यहाँ पे एटी रिच होना चाहिए और यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? समझ में आ रही है बात? हम्म। दे नीड टू बी इंटरेस्टेड इंसर्टेड दे नीड टू बी इंसर्टेड at 5 प्राइम and 3 प्राइम ends of TDNA। ends of TDNA। इनको एक और नाम दिया जाता है, मैट्रिक्स अटैचमेंट रीजन, MAR। ऑल्सो नोन एज MAR, मैट्रिक्स अटैचमेंट रीजन। ऑल्सो नोन एज मैट्रिक्स अटैचमेंट रीजन। मैट्रिक्स अटैचमेंट रीजन। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है सभी लोगों को? तो देखो हम ये चाहते थे कि कोई भी फॉरेन जीन अगर हम इंसर्ट कराएं टीडीएनए के अंदर, सबसे पहले तो वो ट्रांसफर हो, किसके अंदर जाए? प्लांट के जीनोम में जाके इंटीग्रेट हो।
दूसरा हम ये चाह रहे थे कि अगर इंटीग्रेशन हो तो ऐसी जगह हो कि वो जीन का एक्सप्रेशन होना चाहिए, इसलिए हमने दोनों साइड क्या डाली, 80 रिच सीक्वेंसेस। उसके अलावा हमने प्रमोटर भी डाला, टर्मिनेटर भी डाला, एनहांसर भी डाला। उन सब के कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता है कि प्रमोटर क्यों डाला है? प्रमोटर हम अपना डाले हैं, अपना मतलब कि वो कॉन्स्टिट्यूटिव हो सकता है, अपने तरीके से हमने डाला है कि हमें अगर लगातार एक्सप्रेशन कराना है तो कॉन्स्टिट्यूटिव डाला है, अगर किसी पर्टिकुलर कंडीशन में कराना है तो इंड्यूसिबल डाला है, और अगर अगर हमें किसी स्पेसिफिक टिश्यू में अगर कराना है तो हमने क्या डाला है, टिश्यू स्पेसिफिक। ठीक है, तो वो कंडीशनल है, हम जो चाहे वो डाल सकते हैं। टर्मिनेटर डाल दिया हमने, ठीक है। टर्मिनेटर के अलावा हमने इनहांसर डाल दिया, क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि जब ट्रांसजेनिक प्लांट बने तो हमारे फॉरेन जीन का एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा अमाउंट में हो, तो ज्यादा अमाउंट में बने, जब हम चाहे तब बने। हम्म उसके अलावा एक्सप्रेशन 100% जरूर हो, इसलिए हमने क्या डाल दिया, 80 सीक्वेंसेस। अब जो नेक्स्ट फोर्थ वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे वो ये है, फोर्थ वन, कि भाई जिस सेल के अंदर जाके टीडीएनए इंटीग्रेट हो उस सेल को हम पहचान तो पाए। और पहचानने का तरीका क्या होता है, मार्कर जीन्स। भाई सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा कि ट्रांसजेनिक सेल बनी है कि नहीं बनी है, टीडीएनए या फॉरेन जीन का इंसर्शन किसी सेल के जीनोम में हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको सेलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मार्कर जीन। तो फोर्थ वाला पॉइंट यही है, इंसर्शन ऑफ मार्कर जीन्स। इंसर्शन ऑफ इंसर्शन ऑफ मार्कर जीन्स, इंसर्शन ऑफ मार्कर जीन्स, इंसर्शन ऑफ मार्कर जीन्स। देखो, जो प्लांट है ना वो यूकैरियोटिक है। प्लांट क्या है, जो आपने आरडीटी में पढ़ा है, जो मेजोरिटी ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स या मार्कर जीन्स आपने पढ़े थे वो बैक्टीरिया के लिए थे, किसके लिए थे, तो वो वाले हम लोग यहाँ पे यूज, बिकॉज प्लांट इज यूकैरियोट। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे जो मार्कर जीन है वो अलग है। सबसे कॉमनली, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मार्कर जीन इन प्लांट्स इज NPT2। नियोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफरेज है, एनपीटी का मतलब नियोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफरेज। तो ये जो जीन है ये रेजिस्टेंस क्रिएट किसके अगेंस्ट में कराती है, क्रिएट रेजिस्टेंस क्रिएट रेजिस्टेंस अगेंस्ट नियोमाइसिन। हाँ जी, सही बात है, क्लियर बात है। हाँ, और कौन कौन से हैं, एक है हाइग्रोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन, कौन सी है, हाँ ऐसे लिख लेना, HYG, हाइग्रोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन, आर करके, आर ऊपर कैपिटल में मैंने लिख दिया, हाइग्रोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन। इसके अलावा कैनामाइसिन वाली भी यूज होती है, कैनामाइसिन दोनों में यूज होती है, बैक्टीरिया में भी और प्लांट के केस में भी। कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन। स्क्रीनेबल मार्कर्स, स्क्रीनेबल मार्कर्स ये इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं पार्ट बी के अंदर, डीबीटी में तो खासकर। स्क्रीनेबल मार्कर्स सच एज GFP एंड लूसीफरेज can also be used, can also be used।
हम्म। देखो ये जितने भी मॉडिफिकेशन हमने किए किसमें किए केवल? हम्म। टीडीएनए में किसमें किए हैं? अब जो टीआई प्लाज्मिड वाला वेक्टर है उसका छोटा सा ब्रीफ में ना मैप बना देता हूं जिससे आपको याद रहे कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो टीडीएनए के अंदर क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले बनाया मैंने टीडीएनए। क्या बनाया? ऐसे करके लिख दूं, समझ में आ जाएगा इसका क्या मतलब है? हाँ। हाँ जी, ये टुवर्ड्स किसके है? ये टुवर्ड्स किसके है? तो इधर की साइड बेसिकली आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए फॉरेन जीन या ट्रांसजीन लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? ट्रांसजीन। ट्रांसजीन के अलावा यहाँ पे टर्मिनेटर होना चाहिए, इसके पहले प्रमोटर होना चाहिए, एक इनहांसर होना चाहिए। ये सब बातें हमारी हो चुकी हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप क्या डालोगे, एक मार्कर जीन डालोगे। कौन सी जीन? हम्म। क्लियर बात है। इसके अंदर ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ओपाइन, एग्रोपाइन कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ जो काम की चीजें हैं, जो टारगेट हमारा है उसके अकॉर्डिंग हमने जीन वगैरह डाल रखे हैं, ठीक है। हाँ जी, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर होगा। ये सुनो। हाँ जी, आ गया लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर। क्लियर। इसके आगे क्या क्या होना चाहिए, अब मैं ऐसे बना देता हूं। कौन से जीन्स होने चाहिए? विर जीन्स। विर जीन्स के अलावा क्या होना चाहिए? ओरी होना चाहिए। अब जब हमने टीडीएनए से ओपाइन, एग्रोपाइन, बायोसिंथेटिक वाले जीन्स हटा दिए हैं, तो क्या हमें यहाँ पे जो है बाहर की तरफ ओपाइन, एग्रोपाइन, कैटाबॉलिक जीन्स रखने चाहिए? नहीं रखने चाहिए ना, तो हटा देते हैं उनको भी। लेकिन एक चीज हमें चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी? वो चाहिए होगी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। कौन सी जीन? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ठीक है जी। ये आ गया हमारा टीआई प्लाज्मिड वेक्टर। कौन सा आ गया? टीआई प्लाज्मिड वेक्टर। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है। हम क्या करेंगे, जो भी स्ट्रेन है जिसके अंदर ये प्लाज्मिड वेक्टर होता है, तो यहाँ पे कहीं पे क्या होगी, एमसीएस होगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को निकालेंगे, वेक्टर को यहाँ से कट करेंगे, फॉरेन जीन यहाँ पे डालेंगे। ठीक है। फॉरेन जीन को लाइगेट कराएंगे, लाइगेट करा के एग्रोबैक्टीरियम के अंदर इस वेक्टर को, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को क्या करेंगे, डाल देंगे। ठीक है। अब रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली जीन है जो बाहर है टीडीएनए के। यहाँ पे जो मार्कर जीन है ये कहाँ पे सिलेक्शन के लिए है? प्लांट सेल को सेलेक्ट करने के लिए। भाई यहाँ पे दो बातें हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके पास नोन रिकॉम्बिनेंट क्या है? यू हैव नोन रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड वेक्टर। क्या है जी? क्या है आपके पास? तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्या बनाना पड़ेगा, रिकॉम्बिनेंट बनाना पड़ेगा। इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट में। ठीक है। फिर इस रिकॉम्बिनेंट को क्या करना पड़ेगा? हम्म। 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 ट्रांसफॉर्मेशन में ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, लेकिन आपको क्या चाहिए, रिकॉम्बिनेंट वाला चाहिए ना। कौन सा चाहिए आपको? तो रिकॉम्बिनेंट वाला अगर चाहिए होगा तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे जो है, बट यहाँ पे तो एक्सप्रेशन वहां पे होगा, बट बैक्टीरिया के अंदर भी होगा। सिलेक्शन सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड, ऐसे लिख लेना, ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया। सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया। तो आपके पास ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया आ गए, उसके बाद आप क्या करोगे, इन्फेक्शन कराओगे प्लांट का। क्या कराओगे?
इन्फेक्शन ऑफ द प्लांट ना। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेंगी, दो टाइप की सेल्स मिलेंगी, या तो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट सेल्स, क्या मिलेंगी, जिसके अंदर टीडीएनए नहीं गया है। दूसरी कौन सी मिलेंगी, अब एक चीज सोचिए कि इनको सेलेक्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, इनको सेलेक्ट करने के लिए किसका यूज करेंगे। अब समझ में बात आ गई। अरे अभी क्लियर है कि नहीं, बना लो। ये फ्लो चार्ट काइंड ऑफ बना लो आप लोग। याद रखना, इस वाले के लिए ये वाला और इस वाले के लिए ये वाला यूज करेंगे। देखो, एक तो ये टीआई प्लाज्मिड वेक्टर है, इसके अंदर दो सिस्टम है, एक को इंटीग्रेटिव वेक्टर वाला सिस्टम बनाया गया है, और एक बाइनरी वेक्टर वाला सिस्टम भी है। आपने सुना है नाम, बाइनरी वेक्टर? हम्म, क्या होता है बाइनरी? व्हाट इज बाइनरी? जीरो वन का मतलब क्या है? दो, जीरो एंड। तो अगर एक वेक्टर की जगह हम दो वेक्टर जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, या एक दूसरे को हेल्प करते हो, सपोर्ट करते हो, ऐसे वेक्टर अगर बना दें, तो उसको क्या कहा जाता है, बाइनरी वेक्टर सिस्टम कहा जाता है। को इंटीग्रेटिव वेक्टर जो सिस्टम है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेशन कराते हैं बिटवीन द टू वेक्टर्स। रिकॉम्बिनेशन से समझते हो कि अगर दो वेक्टर हैं और उनके बीच में अगर रिकॉम्बिनेशन हो जाए, तो रिकॉम्बिनेशन होने से क्या होगा कि जो पहले नॉन रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड वेक्टर था, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये दो स्ट्रेटेजी हैं, उनको और साथ में मैं लिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर कट पता लग जाए कि क्या मीनिंग है। तो हाँ जी, यहाँ पे दो वेक्टर सिस्टम की हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट वन इज बाइनरी वेक्टर सिस्टम।
बाइनरी वेक्टर सिस्टम। पहला ये है, बाइनरी वेक्टर का मतलब ये है कि एक वेक्टर के अंदर, और ये इकोलाई के अंदर प्रेजेंट होगा। इसके अंदर जो पोर्शन है वो होगा हमारा लेफ्ट बॉर्डर एंड राइट बॉर्डर वाला, प्लस उसके अंदर टीडीएनए। टीडीएनए के अलावा इसके अंदर क्या होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, ताकि ये रेप्लिकेट कर सके। हाँ ये इकोलाई वेक्टर आप लोग लिख लेना, क्या लिख लेना, इकोलाई वेक्टर। तो जो सारी मैनिपुलेशन करेंगे ये इस वेक्टर के अंदर करेंगे, जो भी आपको फॉरेन जीन डालनी है, प्रमोटर डालना है, टर्मिनेटर डालना है, इनहांसर डालना है, मार्कर डालना है, कुछ भी डालना है, किसमें कर रहे हैं हम लोग। हम्म, एक दूसरा प्लाज्मिड होगा यहाँ पे। बाइनरी वेक्टर की बात कर रहे हैं ना। बाइनरी वेक्टर के अंदर क्या होगा, बाइनरी वेक्टर के अंदर केवल होंगे आपके पास कौन से जीन्स, कौन से जीन्स। इसके अलावा ऑब्वियस सी बात है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पे भी होना चाहिए। इसको कह देते हैं हेल्पर प्लाज्मिड, क्या कह देते हैं। अब आप एक चीज सोचिए कि सारी मैनिपुलेशन आपने इसमें की, फॉरेन जीन वगैरह इसके अंदर डाला, ये प्लाज्मिड साथ में, तो एक ही सेल के अंदर दोनों प्लाज्मिड होने चाहिए। ये क्या करेगा, यहाँ से एक्सप्रेशन किसका होगा, विरजीन्स का। विरजीन्स किसको कट करेंगे, किसमें भेज देंगे, प्लांट के जीनोम में इंटीग्रेट करा देंगे। लेकिन लेकिन जो टीडीएनए है वो सेम सेम वेक्टर के अंदर नहीं है, दो डिफरेंट वेक्टर्स के अंदर है। इसका मतलब क्या है, इसका भी साइज छोटा है और इसका भी छोटा साइज हो गया है। इसका मतलब इसकी इंसर्ट कैपेसिटी बढ़ जाएगी ना। और सारी मैनिपुलेशन किस में कर रहे हैं, इकोलाई के अंदर। तो इकोलाई के अंदर सारी मैनिपुलेशन करना आसान होगा। इस वजह से ये वाली स्ट्रेटजी यूज की जाती है। दूसरी जो स्ट्रेटजी है वो है को इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड, को इंटीग्रेटिव। को का मतलब डबल होता है ना। को वर्कर क्या मतलब होता है, एक तो आप हो, एक साथ में काम करने वाला, दोनों को मिला के, हाँ, यू आर को वर्कर ऑफ ईच अदर ना। तो को का मतलब डबल हो गया ना। हाँ, को इंटीग्रेटिव वेक्टर। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि सपोज करिए टीडीएनए है रिकॉम्बिनेंट वाला, कौन सा है, रिकॉम्बिनेंट टीडीएनए है इकोलाई के वेक्टर में, किसके अंदर है, इकोलाई के वेक्टर में। दिस इज राइट बॉर्डर। बाकी आपका जो है ओरी होगा यहाँ पे। और भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं इकोलाई वेक्टर या इकोलाई प्लाज्मिड, प्लाज्मिड वेक्टर। और एक आपके पास क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट टीडीएनए है, क्या है, क्या है जी, नॉन रिकॉम्बिनेंट टीडीएनए है। बाकी यहाँ पे क्या होंगे, विर जीन्स, और क्या होगा, ये क्या है, टीआई प्लाज्मिड, क्या है जी। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। अब क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन क्या होगा जी, बिटवीन। रिकॉम्बिनेशन कौन सी साइड्स के बीच में होता है, जो कॉमन होती है, जो सिमिलर होती है। सिमिलर पोर्शन आपको कौन सा दिख रहा है।
तो एक्सचेंज ऑफ सिमिलर सेगमेंट्स अगर होगा तो इसका रिकॉम्बिनेंट टीडीएनए इसके अंदर आ जाएगा। यस और नो? तो ये क्या बन जाएगा? हम्म। रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड। हाँ जी, आपको यहाँ पे मैनिपुलेशन केवल किसमें करनी है? और एक साथ में दोनों वेक्टर को रख देना है। वेक्टर को रखने से क्या होगा दोनों के बीच में? रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन होने से क्या बन जाएगा? रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड। और रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड के अंदर क्या प्रेजेंट होगी? फॉरेन जीन प्रेजेंट होगी ना। आपने इसके अंदर तो कुछ नहीं किया, आपने केवल किसमें किया? इकोलाई के प्लाज्मिड वेक्टर में। तो फॉरेन जीन यहाँ पे डाली है आपने, लेकिन पहुंच किस में गई? इसका साइज बड़ा था, इसका साइज छोटा था, मैनिपुलेशन करना इसमें आसान था, क्योंकि ये किसका वेक्टर है? इकोलाई का। इकोलाई क्या है? मॉडल ऑर्गेनिज्म है, उसके सारे वेक्टर जो भी प्लाज्मिड वगैरह है सबकी स्ट्रक्चर मैपिंग सब कुछ अब बहुत अच्छे से नोन है ना। बस उसके अंदर कौन सा पोर्शन हमने मैनिपुलेट किया है? टीडीएनए वाला। और फिर दोनों का क्या करा दिया आपस में? रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन से क्या होगा? ये पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा, और ये पोर्शन यहाँ पे आने से ये जो टीआई प्लाज्मिड है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड में। तो इस टाइप की जो स्ट्रेटजी है उसको हम लोग क्या कहते हैं? को इंटीग्रेशन। क्या बोल देते हैं? को इंटीग्रेशन। तो देखो यहां पे मैनिपुलेशन हो रही है एक ही तरीके से, लेकिन यहां पे दो वेक्टर है। एक ही सेल में क्या है? दो वेक्टर है। हम्म। यहां पे क्या है? रिकॉम्बिनेशन के बाद केवल कौन सा वेक्टर रहेगा? टीआई प्लाज्मिड वाला। ठीक है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। कभी आप कंफ्यूज करो कि सर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें इसमें ये डिफरेंस है। आप देखो कि इसके अंदर टीडीएनए नहीं है, इसका मतलब ये इसको हेल्प कर रहा है। दोनों को एग्जिस्ट करेंगे हमेशा हमेशा के लिए जब तक रहेंगे। को एग्जिस्ट करने का मतलब ये कैसा सिस्टम है? बाइनरी सिस्टम है। यहां पे क्या होगा कि हमने मैनिपुलेशन इसके अंदर की, रिकॉम्बिनेंट टीडीएनए बनाया, इस इकोलाई के वेक्टर के अंदर डाला, और फिर इसको मिक्स कर दिया किसके साथ में? नेचुरल टीआई प्लाज्मिड के साथ में। तो इसके बीच में कौन सा इवेंट हुआ? रिकॉम्बिनेशन वाला इवेंट। तो हमारा जो टीआई प्लाज्मिड है नेचुरल वाला, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिर रिकॉम्बिनेंट को हम बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे और उसके बाद इन्फेक्शन करा देंगे। क्लियर कट डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? मैनिपुलेशन इकोलाई में हो रही है दोनों जगह, लेकिन यहां पे ये दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहां पे केवल एक एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। देखो ये वाला जो वेक्टर है ना, इसको एक और नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है जी? हाँ जी, शटल। क्या होता है शटल? शटल खेलते हैं आप कभी? शटल, वो चिड़ी बल्ला बोलते हैं ना। बैडमिंटन। वो क्या नाम है, दो तीन फेमस है ना बैडमिंटन में इंडिया से। कौन? हाँ, कौन? सानिया मिर्जा, वो तो टेनिस में है। साइना नेहवाल है। वो थी वो। ठीक है, अभी नहीं है। हाँ। हाँ, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु, अभी पीवी सिंधु है वो भी अब जाने के। हाँ, कगार पे धीरे धीरे डिक्लाइन आता ही है। देखो एथलेटिक में या स्पोर्ट्स में करियर ज्यादा लंबा नहीं होता है। नहीं? हाँ, क्रिकेट में भी अब कम हो गया है। अब कोई ऐसा नहीं है तेंदुलकर की तरह कोई 33-34 साल खेल जाएगा ना। अब पॉसिबल नहीं है। अब कोई दूसरा तेंदुलकर नहीं होगा इंडिया में, गारंटेड लिखवा लो। दूसरा कोहली भी नहीं होगा। अब बस 5 साल का कैरियर रहा करेगा क्रिकेटर्स का भी, 5-6 साल मैक्सिमम। जरा कमाना कमा लो, उसके बाद कमेंट्री करनी पड़ेगी। नहीं। तो शटल का मतलब ये होता है कि वो एक तरफ, इस तरफ भी आ सकता है, उस तरफ भी जा सकता है। तो बेसिकली शटर वेक्टर का मतलब ये है कि ये दो होस्ट के अंदर रेप्लिकेट कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है। तो जैसे मैंने ये वाला वेक्टर के सामने लिखा शटल वेक्टर, तो ये इकोलाई में भी रेप्लिकेट कर सकता है, ये किसी दूसरे बैक्टीरिया में भी रेप्लिकेट कर सकता है, सच एज एग्रोबैक्टीरियम।
तो अगर मैं ये कहूं कि कोई वेक्टर है, वो दो अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर, दो अलग अलग होस्ट के अंदर अगर रेप्लिकेट कर पा रहा है, मल्टीप्लाई कर पा रहा है, तो उसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? शटल वेक्टर। समझ में आई बात? अरे समझ में आया कि नहीं? शटल वेक्टर का मतलब ये होता है, अ शटल वेक्टर कैन मल्टीप्लाई और रेप्लिकेट इन टू डिफरेंट होस्ट ऑर्गेनिजम्स, इन टू डिफरेंट होस्ट ऑर्गेनिजम्स, इन टू डिफरेंट होस्ट ऑर्गेनिजम्स, इन टू डिफरेंट होस्ट ऑर्गेनिजम्स। हाँ जी, यहां तक की कहानी क्लियर हो गई? तो एक टीआई प्लाज्मिड वेक्टर हो गया, एक बाइनरी वेक्टर सिस्टम हो गया, तीसरा कौन सा हो गया? को इंटीग्रेटिव स्ट्रैटेजी। ठीक है, तीन तीन बातें हो गई। ठीक है, अब किसी पे भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी आ जाए, कीप इट सिंपल। सिंपल क्या रखना है? बस बेसिक बातें याद रखनी है, बेसिक के बेसिस पे आप लोगों को आंसर करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि वहां पे क्या करता है ना, यहाँ पे तो मैंने सिंपल सिंपल तरीके से आपको दो तीन कंपोनेंट बता दिए, वहां पे क्या है, चार कंपोनेंट और जोड़ देगा। तो आपका ध्यान क्या होना चाहिए, किस पे होना चाहिए? अगर वहां पे को इंटीग्रेटिव लिखा हुआ है तो आपका ध्यान केवल किस पे होना चाहिए? अरे टीडीएनए ऑफ द टीआई प्लाज्मिड, टीडीएनए ऑफ द प्लाज्म इकोलाई प्लाज्मिड वेक्टर, इस पे होना चाहिए। ठीक है, और अगर कहीं पे बाइनरी सिस्टम के बारे में बात हो रही है तो आपका ध्यान केवल यहाँ पे होना चाहिए, इसको भूल जाओ, इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो बस हेल्पर है। हम्म कोई भी अगर थोड़ा ठीक ठाक सा काम करता है, उसको हेल्पर की जरूरत पड़ती है ना, कोई टेक्नीशियन है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, हाँ जी, एक हेल्पर चाहिए। हाँ, डॉक्टर को भी हेल्पर की जरूरत होती है। नर्स इज द हेल्पर ना, हाँ जी, ये पकड़ा दो, हाँ जी लो, डॉक्टर साहब लो, सर्जरी करने के लिए नो। तो हेल्पर है, बस ये क्या काम कर रहा है, इसका काम है टीडीएनए की प्रोसेसिंग कराना। आपको ध्यान किस पे रखना है? यहाँ पे आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, और यहाँ पे आपका ध्यान इस पे होना चाहिए, मेरे हिसाब से। इसको देख लो तो आपको सारी की सारी कहानी क्लियर हो जाएगी कि यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैसे आंसर करना है। इसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स है वो पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एनहांसर, प्रमोटर, एटीरिच, हाँ, टर्मिनेटर, मार्कर, सब कुछ क्लियर बात है। रटना कुछ नहीं है। कभी आप ऐसे, हाँ, देख के याद करने लग जाओ, या बना के उसको, हाँ, टीडीएनए से इधर राइट बॉर्डर इधर लेफ्ट बॉर्डर, ना, वैसे नहीं। एक बार आप समझ गए हो बेसिक मैप, आपको टीआई प्लाज्मिड का क्लियर हो गया, तो आपने अगर बहुत अच्छे से टीडीएनए को समझ लिया है कि टीडीएनए ही हमारा इंटरेस्टेड वाला पोर्शन है, जिसको जाना है प्लांट के जीनोम के अंदर जाके इंटीग्रेट होना है, तो बस हमारा फोकस उसी पे होना चाहिए। उसके बाहर जो है वो नेचुरल प्रोसेस के अंदर हमने डिस्कस कर लिया है कि वायरुलेंस वाले जीन्स का क्या क्या फंक्शन था, उनका क्या क्या रोल था, क्या काम कर रहे थे, हाँ, किसको बना रहे थे, किसको कट कर रहे थे, किसका क्या फंक्शन था। तो वो आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस होंगे, वहां से वो सीधे सीधे बन जाएंगे। तो आज आपकी टास्क ये होनी चाहिए कि जाके जो भी सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वाले नहीं, जो सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस है रिलेटेड टू एग्रोबैक्टीरियम, टीआई प्लाज्मिड, टीडीएनए, एवरीथिंग, उनको एक बार जाके आप सॉल्व करिएगा। जो आपसे नहीं बनते हैं तो वो मुझे बताइएगा। हम्म अब आगे बढ़ते हैं। एग्रोबैक्टीरियम के साथ में दिक्कत क्या है? एग्रोबैक्टीरियम के साथ में कुछ दिक्कतें हैं। दिक्कत यह है कि ये रैंडम इंटीग्रेशन कराता है, रैंडम इंटीग्रेशन भी कराता है, और अच्छी बात यह है कि डायरेक्टली जीनोम के अंदर फॉरेन जीन को इंटीग्रेट करता है। ऐसा कोई बैक्टीरिया आज तक अवेलेबल नहीं है एक्सेप्ट एग्रोबैक्टीरियम, जो कि फॉरेन जीन का इंसर्शन डायरेक्टली किसके अंदर करा दे, होस्ट के जीनोम में करा दे। कोई बैक्टीरिया नहीं बना है, केवल कौन है? एग्रोबैक्टीरियम है। और ज्यादातर हम लोग जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हम लोगों ने बनाए हैं, वहां पे ज्यादातर किसका यूज किया है? एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर का यूज किया गया है, रिमेंबर दैट। जो भी आप प्लांट बायोटेक की लैब देखोगे, ये बहुत कॉमन चीज है वहां पे। हाँ, इसके बारे में ना कोई बात करता है ना कोई पूछता है, उसमें अंडरस्टूड हो जाता है कि आपको एग्रो बैक्टीरियम की पूरी कहानी अभी तक क्लियर होगी, कि उसको कैसे यूज करना है, क्या स्ट्रैटेजी लगानी है, हाँ, किस तरीके से इन्फेक्शन कॉज करना है। तो ये सब कहानी वहां पे क्लियर हो जाती है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि इसके साथ में दिक्कतें क्या है, एडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहले तो एडवांटेज की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? एडवांटेजेस।
एडवांटेजेस ऑफ एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। ये डायरेक्टली जीन को कहाँ पे ट्रांसफर करता है? न्यूक्लियस के अंदर। हम्म। एंड इंटीग्रेट द फॉरेन जीन इनटू प्लांट क्रोमोसोम, इनटू प्लांट क्रोमोसोम। ये अच्छी बात है। हम्म। अब देखो, कोई एडवांटेज होता है तो उसी के साथ में जुड़ा हुआ कोई डिसएडवांटेजेस भी होगा। अब आप सपोज करिए, जिस भी पर्टिकुलर रीजन से आप आते हैं, इफ यू गो बैक इन टाइम एंड व्हेन यू वर चिल्ड्रन प्लेइंग अराउंड, हाँ, आपके घर के आसपास जो भी है, आपको वहाँ का एनवायरनमेंट देखा होगा 10 साल 15 साल पहले आप लोगों ने, और अभी आप जाते होगे, अभी भी देखते होगे, कुछ डिफरेंस आपको दिखाई देता है? या वैसा ही है जैसे बचपन में था? क्या कह रहे हो? डिफरेंस क्या हो गया? लोगों के घर बदल गए। अच्छा, घर घर कैसे बदले हैं? लोगों ने पेड़ काट दिए हैं। हाँ, पहले एक्चुअली जब हम छोटे थे तो आ, हाँ, हाँ, बगीचे नहीं है, बगीचे ना होने का मतलब क्या है कि पेड़ नहीं है ना। ऑब्वियस सी बात है। नहीं, पहले जब हम बचपन में थे तो आई बिलोंग टू द फार्मिंग फैमिली, तो हम लोग खेतों पे जाते थे, तो वहाँ पे रोड साइड पे ना वो एक वो होता है, झाड़ टाइप के होते हैं, और उसपे ना पहले बैया बैया जो गोरैया बोलते हैं, गोरैया गोरैया तो बड़ी होती है, बैया छोटी वाली चिड़िया होती है। अलग अलग कलर की भी होती है, वो कलरफुल होती है बहुत ज्यादा। और वो बैलून टाइप के वो घोंसले बनाती थी वहां पे, जस्ट बारिश के पहले। जैसे अभी जून जून आएगा ना, तो जून टाइम पे। और मतलब पूरी रोड पे आप 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर चले जाओ, पैदल चलते जाओ, आपको हर एक जगह वही, मतलब एक एक पेड़ पे 50 50 टंगे हुए दिखाई देंगे। अब वो कहीं नहीं है, खत्म है। हम्म। नहीं, हमारे एरिया में खत्म है, हो सकता है थोड़े से रिमोट एरिया में जाएं तो वहां पे दिख जाए। बट जो ये आसपास का 100 150 200 किलोमीटर का एरिया है ना, 100 150 का, दिल्ली के आसपास का, ये सब पूरा खत्म है। अब कुछ नहीं बचा है यहाँ पे। हम्म। तो आप सोचिए कि यहाँ पे हम प्लांट की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एग्जांपल जो है बर्ड्स का दे रहा था। आप खुद सोचिए कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन को फीड अप कराने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर इंक्रीजिंग द yield ऑफ द प्लांट्स। एंड हाउ वी आर इंक्रीजिंग द yield ऑफ द प्लांट्स? बाय क्रिएटिंग ट्रांसजेनिक प्लांट्स। यस और नो? और अगर हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाते जाएंगे तो क्या होगा कि जो 3.2 बिलियन ईयर्स में जो प्लांट आज के टाइम तक, जो वैरायटीज है, जो प्लांट्स है जो इवोल्व हुए हैं, उनको हम इंडिजिनस प्लांट्स बोलते हैं, इंडिजिनस क्रॉप्स बोलते हैं ना। आपने ये भी कहते सुना होगा, जैसे कुछ 1 2 साल पहले या उसके भी पहले, जो अरहर की दाल है, उसके रेट दाम बहुत ज्यादा रहते हैं ना। तूर दाल बोलते हैं, नहीं? उसके रेट बहुत ज्यादा रहते हैं। तो अफ्रीकन कंट्री से हम लोग ना इंपोर्ट करा लेते हैं जब यहाँ पे महंगा हो जाता है ना दाम। तो हाँ जी, अफ्रीकन तूर दाल मंगवा लो, वो थोड़ी मोटी होती है। अगर आपने कभी देखी हो, खरीदी हो, तो साइज उसका बड़ा होता है, इसका मतलब वो हाइब्रिड वैरायटी कैसी है। हाँ, तो हम प्रिफर करते हैं कि जो इंडियन फैमिलीज हैं या गांव में जो लोग रहते हैं आज भी प्रिफर करते हैं कि नहीं, जो पुरानी वैरायटीज हैं, जो वाइल्ड टाइप की हैं, जो इंडिजीनस हैं, कि हम लोग उन्हीं को कंज्यूम करें, हाइब्रिड कम से कम करें। ऐसा होता है ना, आपने भी देखा होगा ना। अरे जो जो पुराने अनाज में जो ताकत थी अब के अनाज में नहीं है, ऐसे नहीं बोलते हैं? है ना, करे नहीं, अब तो ये वैरायटी सब हाइब्रिड हो गई है, इनमें कुछ नहीं है, ये तो बस मोटापा फैलाती है, इससे जो है ताकत वाकत नहीं आती, है ना, बीमारियां आती हैं। ऐसे सुना होगा, इवन जिनको पता भी नहीं है कुछ, वो भी ऐसा बोल देते हैं। हम्म।
तो आप खुद सोचिए कि जो 3.2 बिलियन ईयर्स के बाद इवोल्व होके प्लांट उस पर्टिकुलर एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर डेवलप हुए, इवोल्व हुए खुद से नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ओवर द टाइम। हम ह्यूमंस क्या कर रहे हैं? खुद की पॉपुलेशन बढ़ा ली। हाँ जी, हो गए बिलियंस, ट्रिलियंस, ट्रिलियंस तो नहीं हुए खैर। ट्रिलियंस होने में तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, यहाँ अर्थ ही नहीं बचेगी फिर तो। बट बिलियंस तो है, बिलियंस तो इंडिया में भी है। है ना, 140 150 करोड़ के अराउंड है। तो हाँ। हाँ। हाँ, तो मतलब बिलियंस में तो है पॉपुलेशन। तो हमारी मतलब ह्यूमंस की पॉपुलेशन बहुत, ह्यूमन की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई है। तो उनको फीड अप करने के लिए हम लोग जो है नए नए तरीके, मतलब हम नेचर को ये चाहते हैं कि नेचर को बहुत जल्दी इवोल्व करा दें। लेकिन जो नेचुरल प्रोसेस है उसको हम बीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नेचर बीच बीच में कोर्स करेक्शन करती रहती है। अगर कभी आपने जो है मतलब देखा हो, स्टॉक मार्केट में भी ऐसा कुछ आता है कि हाँ जी मार्केट गिरी या एकदम से उठ गई, तो हाँ जी वो 2 4 दिन में ना कोर्स करेक्शन कर लेगी, वो बैलेंस कर देगी उसको। हाँ, वैसे ही अगर नेचर के अंदर कोई चीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हाँ जैसे लॉकडाउन, लॉकडाउन नहीं मतलब कोविड आया था। हाँ, 2 4 कोविड और आ जाए, हर साल आए एक नया कोविड। है, और 10 साल तक आते रहे, कोर्स करेक्शन हो जाएगा कि नहीं ह्यूमन पॉपुलेशन का? अरे हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। तो वो तो नेचुरल है ना, वो ऐसा थोड़ी है, मैन मेड थोड़ी है। भाई वो वायरस खुद से इवोल्व हो रहा है, खुद से स्प्रेड कर रहा है, वो तो नेचुरल प्रोसेस है कि नहीं? तो आप खुद सोचिए कि कोई ज्योग्राफिकल एरिया है, कोई भी आप मान लीजिए, अपने सराउंडिंग मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, और यहाँ पे कुछ इंडिजिनस वैरायटीज हैं जो कि क्रॉप ग्रो होती हैं। हाँ, सपोज वीट है या कॉर्न है या कुछ भी, कोई भी वैरायटी है, वो ग्रो होती है। अब एक कंपनी जो है एक हाई यील्डिंग ट्रांसजेनिक वैरायटी लेके आई मार्केट में। हम्म। तो यहाँ पे फील्ड बन रखे होंगे, एक खेत यहाँ पे है, एक खेत यहाँ पे, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। अब जो है 3 4 लोगों के पास उतना पैसा नहीं था कि ट्रांसजेनिक सीड को खरीद सकें वो। उन्होंने अपना जो है नॉर्मल वाइल्ड टाइप वैरायटी लगा ली। हाँ जी, हम तो इसी को लगा लेते हैं, हमारे पास पैसे वैसे है नहीं। हाँ, और एक थोड़ा सा रिच वाला था, उसने लगा दी ट्रांसजेनिक। कौन सी लगा दी? ट्रांसजेनिक का मतलब इस क्रॉप के अंदर फॉरेन जीन प्रेजेंट है, और ये वाली जो क्रॉप है इनके अंदर फॉरेन जीन्स प्रेजेंट नहीं। इसको अलग कलर से बना देते हैं। लेकिन ये है तो सिमिलर टाइप की क्रॉप ना। सोचिए अगर मैं ये कहूं कि एक ट्रांसजेनिक वीट है और एक नॉन ट्रांसजेनिक वीट है। ये नॉन ट्रांसजेनिक वीट है, ये कौन सी है? तो इस ट्रांसजेनिक वीट के पोलन्स उड़ के यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं। और पोलन ग्रेन्स अगर जाएंगे तो वो वाइबल होंगे, वो फर्टिलाइजेशन कर देंगे ना यहाँ पे। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होगा कि जो ट्रांसजेनिक प्लांट था जिसके अंदर फॉरेन जीन प्रेजेंट थी, अब वो किसके अंदर ट्रांसफर हो चुकी है? नॉन ट्रांसजेनिक में। और ये वाला जो प्रोसेस होता है, इसको कहते हैं ट्रांसजीन एस्केप। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? हाँ जी, ट्रांसजीन इधर से भाग के यहाँ पे पहुंच गई है, एस्केप कर गई है। तो अब क्या होगा? जो बेचारे किसान थे, सपोज करो कि इसका रेट ज्यादा था नॉन ट्रांसजेनिक का, कि मार्केट के अंदर ऐसे बिकता है कि हाँ नहीं हमारा जो है वो नॉन ट्रांसजेनिक है। हम्म। ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक इज नॉट ट्रांसजेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि आपने फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं किया है। आपने जो भी है वो नेचुरल प्रोसेसेस या नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज किया है, तो उसको ऑर्गेनिक कहते हैं। अगर आपने केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया है तो उसको ऑर्गेनिक नहीं कहेंगे। समझ में आई बात? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक। यहाँ पे हम ट्रांसजेनिक नॉन ट्रांसजेनिक की बात कर रहे हैं। सपोज करिए मार्केट में दो दो मंडियां लगी हुई हैं, एक इधर है ट्रांसजेनिक की मंडी, एक इधर लगी हुई है नॉन ट्रांसजेनिक की मंडी। किसान पहुंच गए, ये वाले पहुंच गए जी, ये वाला भी पहुंच गया। इसको तो पता है हाँ जी मेरा तो ट्रांसजेनिक है, तो अपना ट्रांसजेनिक वाली लाइन में खड़ा हो जाएगा। हाँ जी किसी को ट्रांसजेनिक चाहिए तो बताओ। हम्म। अब ये बेचारे लग गए कहाँ पे जाके?
क्योंकि इनको तो पता है भी हमने तो नॉन ट्रांसजेनिक लगाया था। लेकिन जो प्रोड्यूस हुआ वो कैसा हो गया? वो कैसा हो गया? अगर मान लो गवर्नमेंट जो है टेस्टिंग करने लग जाए, तो सबका कैसा मिलेगा? और सोचो कि ऐसे लगातार अगर कई साल तक होता रहे, तो जितनी भी क्रॉप्स होंगी उस ज्योग्राफिकल लोकेशन पे, वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? ट्रांसजेनिक का मतलब क्या होगा? कि जो वहां की इंडिजीनियस वाइल्ड टाइप वैरायटीज थी, वो किस में कन्वर्ट हो चुकी हैं? मॉडर्न वैरायटीज में। ये अच्छा होगा या गलत होगा? गलत होगा। आपको पता है कि अभी जैसे एमपी स्टेट से तो कोई है नहीं, आई डोंट थिंक सो अभी इस क्लास में तो। एमपी में कुछ मतलब कुछ ट्राइबल वुमन है, वो जो पुराने मतलब पल्सेस हैं उनकी, उनके सीड्स को अभी भी स्टोर करके रखे हुए हैं। उसका बैंक बना रहे हैं वो, कि जो हमारी पुरानी वैरायटीज हैं, जो हमारे पूर्वज लोग थे 2 4 5 जनरेशन पहले, जो वो पल्सेस को उगाते थे, जो वो कंज्यूम करते थे, तो वो जो ट्रेडिशन है उसको वो कंटिन्यू कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जैसे आपने देखा भी होगा, अभी एक रागी है, मिलेट मिलेट में आता है ना रागी। रागी का फ्लावर देखो, रागी के सीड देखो कितने महंगे आते हैं। उसको बहुत फाइन फाइन काइंड ऑफ मतलब ग्रेन बोला जाता है। और बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब सोचो कि हम लोग तो बस इससे ज्यादा जानते ही नहीं हाजी। गए मेट्रो से जा रहे हैं, वो हर जगह तो वो कॉर्न का वो मिल जाता है, स्वीट कॉर्न। हाँ, या मोमोज। नहीं, हर जगह मोमोज। कोई ठेला ऐसा नहीं मिलेगा कि जहाँ पे मोमोज ना लगे हुए हो। हम्म। नहीं, तो हमें तो इतना ही पता है ना। या हद से हद रोटी राइस बस। पुराने टाइम में लोग क्या कंज्यूम करते थे, उनकी डाइट कैसी थी। हम्म। और उनको बीमारियां भी कम होती थी। उस टाइम पे मतलब मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस भी नहीं थी, तब भी लोग बहुत अच्छा कर रहे थे ना। हाँ, अच्छा नहीं कर रहे थे? अरे कम से कम हेल्थ हेल्थ वाइज तो अच्छे थे ना। अब ये मत कहो कि नहीं, पैसा इतना नहीं था इंडिया। अरे पैसे का मतलब क्या है? पैसा बेशक कम हो, अगर मान लो आज मैं 1 रुपए में जो है 1 महीने का सामान खरीद लूं, तो मेरे लिए 1 रुपया बहुत है ना। क्या दिक्कत है उसमें? अब सोचो मेरे पास जो है मेरी जेब में 10 लाख रुपए पड़े हों, 1 महीने का खर्चा ना चले उससे, क्या मतलब है? तो मतलब नहीं है ना ऐसे पैसे का। तो यही तो हुआ है, पैसे की वैल्यू कम हो गई है, महंगाई बढ़ गई है। इसीलिए लोगों को जेब में लगता है हाँ जेब मोटी हो गई है। सामान इतना सा आता है पैकेट में। हम्म। आप लोगों को कितनी पॉकेट मनी मिलती थी स्कूल में, जब स्कूल में जाते थे आप लोग, बताओ? 10 रुपए मिलते थे? अरे ऐसे रहने तो, छोड़ दो ऐसे ही, कुछ भी। पॉकेट मनी नहीं मतलब ऐसे ही कि हाँ कुछ खाने के लिए कोई घर में ऐसा मेंबर होता है, हमसे उससे बोल देते हैं दे दो ना कुछ, स्कूल जा रहे हैं। होता है कोई एक आधा मेंबर ऐसा होता है जो मतलब हाँ, अब ठीक है चलो कोई बात नहीं है। नहीं, 20 50 तो थे। हैं? मेरे टाइम पे मैक्सिमम मैक्सिमम 1 रुपया, मैक्सिमम। और 1 रुपए में ऐसा होता था कि हाँ पेट भर खा लेते थे। सोचो। हाँ, उसके पहले तो और बुरा हाल था। और फीस कितनी होगी? 15 रुपए, 15 रुपीज पर मंथ। सरकारी की कितनी होगी? हम्म। नहीं नहीं, फिर अब अभी भी कहाँ फ्री है? पैसे तो कुछ जाते हैं, ऐसा नहीं है फ्री कुछ नहीं है। हाँ कुछ होगा, ऐसा नहीं है। हम्म। नहीं, ज्यादा है मतलब 100 से ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। 1000 2 1000 रुपए तो लेती होगी गवर्नमेंट। अब ये नहीं है कि आपने जो है मतलब वो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी लगवा ली वहां पे, फिर तो ठीक है, फिर तो माफ हो सकता है ना? कई बार होता है ना कि हाँ जी ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक है जी। हाँ, ठीक है, तो वहां पे बिल्कुल वो खत्म हो जाता है, बिल्कुल फीस, हाँ जी फीस माफ कर दो इनकी। वो डिपेंड करता है, अगर किस सरकारी स्कूल के अंदर आपने क्या सर्टिफिकेट लगा रखे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है ना? बाकी कुछ ना कुछ फीस जरूर लेते हैं वो, ऐसा नहीं है।
बिना बिना फीस के गवर्नमेंट भी छोड़ती नहीं है, कुछ ना कुछ तो लेगी, चाहे 2 रुपए ही लेगी जरूर। सरकारी स्कूल की भी ऐसे ही फीस होती थी, मैक्सिमम कितना, हाँ, 5 रुपए 7 रुपए पर मंथ, मतलब पूरे साल के जो है 60 70 100 रुपए भर दिए, हो गया काम खत्म एक साथ में। प्राइवेट स्कूल की फीस कितनी होगी? आपके टाइम पे कितनी थी? कितनी? 50,000 ईयरली या मंथली? अच्छा ईयरली, मुझे लगा मंथली। और उसमें जो है मतलब एडमिशन, बिल्डिंग फीस, ये वो सब होगा। हाँ हाँ। हाँ, ड्रेस भी वहीं से खरीदो, ड्रेस भी चार चार होंगी, है ना, बुक्स भी वहीं से खरीदो। हाँ हाँ, सब सब, और वहां पे जो है हर महीने फिर 4 फंक्शन होंगे तो उनके लिए भी पैसा देके, है ना। हाँ हाँ। नहीं, हमारे टाइम पे स्कूल चाहे प्राइवेट में भी पढ़ो ऐसा कुछ नहीं होता था। और मैक्सिमम फीस मतलब जो टॉप से टॉप स्कूल से, मैक्सिमम 200 300 रुपए फीस, मैक्सिमम 300 रुपीज पर मंथ मैक्सिमम। और उसमें कोई बिल्डिंग विल्डिंग कुछ नहीं चलता था उस टाइम, हाँ क्या? क्या? नहीं, उस टाइम पे 300 रुपये नहीं थी, 300 रुपये में कैसे कर लेगा? 300 तो मेरे दादाजी के जमाने में होगा या पिताजी के में होगा, मेरे टाइम पे थोड़ी था 300 रुपये। है। हाँ, नहीं मतलब ऐसे 5 7 हजार रुपये होते थे टीचर की सैलरी। और ये सिक्स पे कमीशन उसके बाद आया ना, ये तो 2006 7 में आया ना, 6 7 के अराउंड, तो सैलरीज तो उसके बाद बढ़ी है। उसके पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की भी बहुत ज्यादा सैलरीज नहीं थी। उसके बाद फिर सेवन्थ आ गया, अब एट्थ आने वाला है। हाँ, नहीं तो गवर्नमेंट जॉब में पहले ऐसा होता था, लेट मी टेल यू, इन 2002 जो आर्मी आर्मी में जो वो नहीं लगते, क्या बोलते हैं, कांस्टेबल पोजीशन पे, कांस्टेबल तो होता नहीं है वहां पे, अरे क्या बोलते हैं, हाँ, हवलदार नहीं, सिपाही, सिपाही, हाँ, सिपाही जो होता है आर्मी में, स्टार्टिंग कितनी सैलरी होगी आप बताओ? 2002 की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरी बुआजी का लड़का वो 15 साल वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेके आया है, अब वो बीएसएफ में है, दूसरी जॉब कर रहा है, दूसरी गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, वहां की पेंशन आ रही है और वो बीएसएफ में है। हाँ, आर्मी से रिटायर होके। 2002 में ट्रेनिंग में थे, मिलते थे 2700 रुपीज। हाँ। और वो ट्रेनिंग के टाइम पे हाफ सैलरी मिलती थी। इसका मतलब ट्रेनिंग के बाद जो है स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी? 5400। आप खुद सोच लो, 2002 की बात कर रहा हूँ ये, आर्मी में। हाँ, अब सोच लो। हम्म। क्या? नहीं नहीं, ये पेंशन सैलरी जो है वो सब सिक्स्थ पे कमीशन के बाद बढ़ा है, उसके पहले ना पेंशन अच्छी थी, ना उसके पहले सैलरी अच्छी थी, सब कुछ उसके बाद हुआ है। और कुछ मतलब उस टाइम पे मुझे लग रहा है 2.5 से 3 टाइम सैलरीज इंक्रीज हुई थी सिक्स्थ पे कमीशन में, हाँ, 2 से 3 गुना, 3 गुना शायद, कि अगर किसी की 50,000 सैलरी है सीधे 1.5 लाख हो गई थी। इतना इंक्रीमेंट किसी को नहीं मिला उस टाइम पे, लोगों को जो वो नहीं आता एरियर, जो आता है एरियर, भी मतलब करोड़ों करोड़ों में मिला था। हम्म। इनकी पुरानी मतलब तो बहुत सालों की जॉब थी, क्योंकि वो तो बहुत पीछे से लगा था ना, फिफ्थ पे कमीशन पता नहीं कब आया था, 15 20 साल पहले, तो इसलिए ज्यादा था वो। नहीं तो सैलरीज नहीं थी सीरियसली। गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे लोग, लेकिन साइड में कुछ अपना और करते रहते थे, करे इससे गुजारा नहीं होगा, कुछ और चाहिए साथ में, है, हाँ, पढ़ाने वढ़ाने का जो भी है। हाँ। हाँ। तो आपको लगता है कि अभी सिस्टम ऐसा हो गया है, लेकिन पैसे की वैल्यू भी उतनी डिक्रीज हुई है। पहले 1,000 रुपये में पूरा 8 10 लोगों का परिवार आराम से खा लेता था। अभी जरा 10,000 क्या 20,000 रख दो, 10 दिन में उड़ा देंगे, साफ खत्म। हाँ है। तो ट्रांजीन एस्केप की प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई, वो किस वजह से हुई है, क्योंकि फॉरेन जीन कहाँ पे इंटीग्रेट हुई है? पोलन ग्रेन के पास हैप्लॉइड जीनोम होता है, हैप्लॉइड जीनोम के अंदर फॉरेन जीन इंटीग्रेटेड होगी, तो वो ट्रांसजेनिक क्रोप से किस में मूव कर सकती है? नॉन ट्रांसजेनिक क्रोप्स के अंदर। इसकी वजह से क्या होगा, जो इंडिजिनस वैरायटी हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी?
वो मॉडर्न वैरायटीज में कन्वर्ट हो जाएंगी, जो कि हम नहीं चाहते हैं। आप क्या ये चाहते हो कि भाई जो जो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया का जो नेचुरल फ्लोरा होना है वो बिल्कुल कंप्लीटली बदल जाए? नहीं ना। हम्म। कि माउंटेन की स्ट्रक्चर चेंज हो जाए? नहीं। अरे इतने साल में वो जाके डेवलप हुआ है, उसको एकदम से मतलब करे सो हटा दो, रोड बना दो यहाँ पे। ये तो वही वाली बात होगी ना। अरे जी हाँ, ये माउंटेन है, अरे नहीं इसको हटाओ, इसको रोड बना, खत्म करो, कोई जरूरत नहीं है इसकी। हम्म। ऐसे तो फिर जो डैम वगैरह है उसके बीच में जो माउंटेन है उनको हटा के देखो, अब पानी रोक के दिखाओ भला, फिर क्या होगा? फिर जिंदा रह के दिखाओ इधर नॉर्थ इंडिया में। नहीं, बाढ़ ही बाढ़ आ जाएगी हर जगह। नहीं। तो नेचुरल जो चीजें होती हैं उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। सो दिस इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मतलब डिसएडवांटेज। प्रॉब्लम का मतलब डिसएडवांटेज। ये डिसएडवांटेज बताया है, और इसके साथ में एक और डिसएडवांटेज है, वो ये है कि हम एग्रोबैक्टीरियम का यूज करके जहां पे चाहते हैं फॉरेन जीन को इंटीग्रेट वहां पे नहीं करा सकते, क्योंकि प्रोसेस कैसा होता है? रैंडम इंटीग्रेशन होता है। कैसा होता है? हाँ, तो दूसरी प्रॉब्लम कौन सी है? रैंडम इंटीग्रेशन। रैंडम इंटीग्रेशन ऑफ फॉरेन जीन। देखो प्लांट्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 प्लांट मर जाए, 10 प्लांट मर जाए, है ना। और अगर हम एनिमल वैनिमल पे काम कर रहे हैं, आप ट्रांसजेनिक बना रहे थे, बनाते बनाते 100 माइस की डेथ हो गई, या 1000 माइस की डेथ हो गई, बुरा लगेगा कि नहीं? अरे रोज आते हैं, रोज एक माइस मर जाता है। कैसे हुआ होगा? बता देता हूँ कैसे हो सकता है वो पॉसिबल। ऐसे हो सकता है कि सपोज करिए कि आपकी फॉरेन जीन है, क्या है ये? फॉरेन जीन है। और ये सपोज करिए कि माइस का जीनोम है, क्या है? और ये जीन ऐसी पोजीशन पे जाके इंटीग्रेट हो जाए कि यहाँ पे सपोज एक जीन प्रेजेंट है जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ? क्या होती है जी लीथल जीन? हम्म। लीथल जीन्स का मतलब क्या है? लीथल का मतलब डेंजरस है। लेकिन डेंजरस क्या, जब वो प्रेजेंट है तब डेंजरस है, जब या जब एब्सेंट होगी तब डेंजरस है? लीथल जीन्स उनको कहा जाता है जिसके बगैर कोई ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता। इसका मतलब ये एसेंशियल जीन्स होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल डेवलपमेंट के लिए। अब सपोज करिए कि ये ट्रांसजीन जाके यहाँ पे इसके अंदर इंटीग्रेट हो जाती है, तो इस लीथल जीन का क्या हो जाएगा? है, लीथल जीन का क्या हो जाएगा? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या हो जाएगा? तो लीथल जीन तो डिसरप्ट हो गई ना। डिसरप्ट होते ही ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाएगी? डेथ। तो रैंडम इंटीग्रेशन से एक ये प्रॉब्लम भी है कि अगर कोई प्लांट को सरवाइव कराने के लिए कोई एसेंशियल जीन है, अगर रैंडमली उस जीन के अंदर जाके इंटीग्रेशन हो गया किसका? फॉरेन जीन का, तो वो जो एसेंशियल जीन है वो क्या हो जाएगी? वो इंसर्शनली इनएक्टिवेट हो जाएगी, और उसकी वजह से प्लांट की क्या हो जाएगी? डेथ हो सकती है। दूसरा दूसरा कारण ये है रैंडम इंटीग्रेशन से प्रॉब्लम एक और है कि रैंडम इंटीग्रेशन से जीन कहीं पे भी जाके इंटीग्रेट हो सकती है, वो यूक्रोमेटिन हो सकता है, वो हेट्रोक्रोमेटिन हो सकता है। तो अगर जीन जाके हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर इंसर्ट होती है, इसका मतलब उसका एक्सप्रेशन नहीं होगा। और सपोज करो कि आपने ट्रांसजेनिक बनाया। ट्रांसजेनिक बनाया क्यों? हाँ जी, ट्रांसजेनिक हम क्यों बनाते हैं? नहीं, ऐसे ही मन कर रहा था, ऐसे ही बना देते हैं ट्रांसजेनिक। हाँ। बच्चे, मैंने ट्रांसजेनिक का नाम तो बताया नहीं। मैंने ना ये कहा कि ट्रांसजेनिक का पर्पस क्या था। अगर मैंने केवल ट्रांसजेनिक बोला है तो आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज आनी चाहिए कि इसके अंदर हमने फॉरेन जीन का इंसर्शन कराया है, तो हम चाहते थे कि इस फॉरेन जीन का एक्सप्रेशन इस प्लांट के अंदर हो। ठीक है, बेसिक सी बात याद रखो। बहुत ज्यादा मत सोचो। ज्यादा तब सोचो जब आपको क्वेश्चन में दे रखा हो, हाँ जी ऐसा ऐसा है, तब सोचिए उसके बारे में। अगर सिर्फ मैं ये बात बोल रहा हूं कि ट्रांसजेनिक है,
ट्रांसजेनिक क्यों बनाते हैं? ट्रांसजेनिक इसलिए बनाते हैं ताकि फॉरेन जीन को एक्सप्रेस करा सके। अब आपने सब इतनी मेहनत की, आपने जो है एग्रोबैक्टीरियम तैयार किया, रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड वेक्टर तैयार किया, आपने ट्रांसफॉर्मेशन कराया, इन्फेक्शन कराया, सिलेक्शन किया, सब कुछ कर लिया। फिर प्लांट को बड़ा कर रहे हो आप। हाँ जी, बड़ा हो रहा है। फिर आप क्या कर रहे हो, उसकी लीव से निकाल के या कहीं से कुछ पोर्शन निकाल के चेक कर रहे हो, हाँ जी हमारी फॉरेन जीन एक्सप्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है। दिख ही नहीं रहा कुछ, सारी मेहनत तो बेकार होगी ना। फिर तो डिसएडवांटेज हुआ कि आपको बिल्कुल एंड में जाके पता लगता है आपकी जीन जो है एक्सप्रेस हो रही है कि नहीं हो रही। सपोज आपने 3 साल खर्च कर दिए ट्रांसजेनिक बनाने में, और बाद में पता चला कि आपने 60 प्लांट बनाए थे, 60 में से एक भी ट्रांसजेनिक नहीं निकला। फिर क्या हो गए? जीरो। फिर जीरो से स्टार्ट करिए। है ना? तो इसलिए डिसएडवांटेज हुआ ना रैंडम इंटीग्रेशन वाला। एक तो एक्सप्रेशन की प्रॉब्लम, दूसरा कहीं ऐसे पोर्शन में जाके तो इंटीग्रेट नहीं हो गई है जीन जो कि प्लांट के सर्वाइवल के लिए वो जीन जरूरी थी। तो अगर वहां पे जाके इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा एसेंशियल जीन का, तो उसकी वजह से भी प्लांट सेल की डेथ हो जाएगी, प्लांट जो है आपका रीजनरेट नहीं कर पाएगा, और आप ट्रांसजेनिक क्रिएट नहीं कर पाओगे। क्लियर हुई बात? हाँ जी, अब सॉल्यूशन क्या है? क्या कहा मैंने? कितना बढ़िया हो कि हम फॉरेन जीन को इंसर्ट कराएं प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट डीएनए के अंदर। किसके अंदर? उसके दो फायदे हैं। दो क्या फायदे हैं? एक तो सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट का एक नंबर नहीं होता है, मल्टीपल कॉपीज होती हैं, 10 से 100 कॉपीज होती हैं। किसकी? क्लोरोप्लास्ट की। 10 से 100 तक नंबर होता है, जितना ज्यादा ग्रीन उतना ही ज्यादा क्लोरोप्लास्ट, और जितना ज्यादा क्लोरोप्लास्ट उतना ही ज्यादा क्लोरोफिल, जितना ज्यादा क्लोरोफिल उतना ही ज्यादा ग्रीन, जितना ज्यादा ग्रीन उतना ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस, उतनी ही ज्यादा यील्ड या ग्रोथ। यही तो है। हम्म। अब देखते हो ना, दो प्लांट को देखो, एक बड़ा पेल सा नजर आ रहा है और एक बहुत ज्यादा ग्रीन, डार्क ग्रीन दिख रहा है, तो हेल्दी कौन सा लगता है? देखो बताओ क्यों? उसके पास खाना बहुत है। उसके पास बेचारा वो खाना ही नहीं है, उसके पास वो भूखा मर रहा है बेचारा, तो कैसे हेल्दी होगा? हम्म। 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 बिल्कुल, रूट से जुड़ी हूं। कैसे जुड़ जाएंगी? कैसे जोड़ोगे आप? सर्जरी करोगे, इधर से कट करके इधर जोड़ देते हैं। न्यूट्रिशन हो सकता है अगर अगर वो आपस में बिल्कुल कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो सैप है वो फ्लोएम के थ्रू आता है, तो कनेक्शन फ्लोएम से फ्लोएम का होना चाहिए। अगर वो हो रखा है तो न्यूट्रिशन ट्रांसफर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप एक काम करो ना, दो प्लांट अगल बगल में लगाइए, और एक जो पाइप्स होता है ना, हल्का सा कट करिए फ्लोएम वाला रीजन, तो वहां से सैप निकलने लगे। ठीक है? और उसको कनेक्ट करके बिल्कुल ऐसे, हाँ, चिपका दीजिए कि उससे कुछ सिक्रीट ना हो। फिर उसको जो है दूसरे प्लांट के अंदर जो है वो पोर्शन कट करिए, उसके अंदर उस पाइप को लगा दीजिए और उसको भी पैक कर दीजिए। तो अब क्या होगा, जो ज्यादा फोटो, एक को रखिए आप किस में, लाइट में, सनलाइट में, और एक को डार्क में रख दीजिए। तो अगर दोनों सरवाइव कर जाते हैं, इसका मतलब ट्रांसफर हो रहा है। अगर केवल एक ही सरवाइव करता है, इसका मतलब ट्रांसफर है ना। बाकी ऐसा होता है, आप कर सकते हो, ये घर पे भी कर सकते हो। नॉर्मल घर में गमले नहीं होते, एक गमले, दो गमले के बीच में पाइप लगा दो, कनेक्ट कर दो दोनों को, एक को रख दो धूप में, हाँ जी तुम फोटोसिंथेसिस करो, दूसरा बेचारा आराम से बैठा रहेगा, खाना उधर से आ रहा है, सैप। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं, पानी जो है मतलब देना बंद कर दो, पानी दोनों को बराबर देते रहो, पानी तो रूट से ऊपर जाएगा ना। तो एक्सपेरिमेंट प्रॉपरली फॉलोड होना चाहिए। यू कैन डू इट। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे हम लोग, कहाँ पे थे? हाँ, मैंने कहा कि अगर इस ट्रांजीन एस्केप को रोका जा सकता है, कि अगर हम फॉरेन जीन का इंसर्शन किस में कराएं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर खुद का डीएनए होता है, और क्लोरोप्लास्ट
का जो नंबर है एक सेल के अंदर बहुत ज्यादा हो सकता है। तो अगर आप एक कॉपी भी फॉरेन जीन की इंसर्ट कराओगे तो एक सेल के अंदर कम से कम 10 से 100 कॉपीज हो जाएंगी कि नहीं। कॉपी नंबर बढ़ने का मतलब क्या होगा? ज्यादा एक्सप्रेशन। आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस होने वाला प्रोटीन कौन सा है? हिंट भी देता हूं तब भी आप लोग नहीं समझते हो, पता नहीं क्या, बिल्कुल नकल आप लोगों को ऐसे करानी पड़ती है कि बिल्कुल नाम बता दो डायरेक्टली, हाँ जी ये है, ये लिखो कॉपी में। अरे प्लांट की बात कर रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, रुबिस्को। नहीं, रुबिस्को ना। और पता है लीव्स के अंदर अगर आप टोटल प्रोटीन का कंटेंट देखो तो अप्रोक्सीमेटली 30% कंटेंट केवल रुबिस्को का होता है। बेहतर काम तो उसी का है। डार्क रिएक्शन तो उसी को करानी है ना, फिक्सिंग तो उसी को करनी है, CO2 की किस में, ग्लूकोज में। नो, फिर स्टार्च बनना है, स्टार्च बन के स्टोर होना है, उसको धीरे धीरे डिग्रेड करते नीचे भेजना है ताकि पूरे का पूरा प्लांट सरवाइव कर सके। यही तो है। हम्म। तो अगर क्लोरोप्लास्ट डीएनए के अंदर फॉरेन जीन को इंटीग्रेट अगर करा दिया जाएगा तो बेसिकली जो फॉरेन जीन एक्सकेप करती है वो किस कारण की वजह से करती है कि पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसजेनिक से किस पे मूव कर जाते हैं। और आपने कभी देखा कि पोलन ग्रेन्स कभी आपको ग्रीन दिखे हो? नहीं होते। उसका कारण है उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। और जैसे हम बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटेड टू मैटरनल इनहेरिटेंस, वैसे ही प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट इज रिलेटेड टू मैटरनल इनहेरिटेंस। इसका मतलब जो क्लोरोप्लास्ट आता है वो कहां से आता है? वो ओवरी से आता है, पोलन ग्रेन से नहीं आता। तो अगर कोई नया प्लांट बन रहा है आफ्टर द रिप्रोडक्शन, हाँ, या फर्टिलाइजेशन, कि वहां पे पोलन ग्रेन आया, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है जो सीड बना, सीड के बाद जो प्लांट बनेगा, वहां पे जो क्लोरोप्लास्ट होंगे वो केवल किससे आए हैं? वो ओवरी वाले आए हैं, किसके नहीं आए हैं। और ओवरी का ट्रांसफर एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे नहीं होता। तो आप सोचो कि अगर क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम फॉरेन जीन का इंसर्शन अगर करा दें तो फिर पोलन ग्रेन जाएंगे, और पोलन ग्रेन्स के पास क्या नहीं होगा? क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। इसका मतलब फॉरेन जीन हमारी ट्रांसजेनिक प्लांट से किस पे ट्रांसफर नहीं होगी। कहानी बदल गई अब। हाँ, लिखो, लिखो जरा ऐसे लिखो, लिखो, द ट्रांजीन एस्केप कैन बी प्रिवेंटेड, द ट्रांजीन एस्केप कैन बी प्रिवेंटेड, द ट्रांजीन एस्केप कैन बी प्रिवेंटेड, द ट्रांजीन एस्केप कैन बी प्रिवेंटेड by inserting the foreign gene, by inserting the foreign gene, by inserting the foreign gene, by inserting the foreign gene into chloroplast, by inserting the foreign gene into chloroplast। हम्म। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब देखो आपको ऐसा लगता है कि सर पढ़ा रहे हैं अप्लाइड बायोलॉजी तो क्वेश्चन केवल अप्लाइड बायोलॉजी का आएगा, लेकिन मुझे एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे जेनेटिक्स से रिलेट करके भी बताना है। वो क्या है? सपोज करिए ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, क्या है जी? अच्छा, मुझे ये भी बताना कि सिस्टर क्रोमेटिड्स का मतलब क्या होता है और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का मतलब क्या होता है, मैं ये जानना चाह रहा हूं आप लोगों से। अगर एग्जैक्ट कॉपी है तो सिस्टर है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं है तो? यही तो मतलब है। हम्म। और नॉन सिस्टर क्यों कहते हैं? नॉन सिस्टर इसलिए कहते हैं कि यहां पे कौन सी कॉपी होगी? सेम कॉपी है, सिस्टर है।
अब देखो, ऐसे ऐसे ऐसी नोमेनक्लेचर देखते ही ना आप लोगों के दिमाग में डोमिनेंट रिसेसिव आ जाता है। मेरे हिसाब से डोमिनेंट रिसेसिव नहीं आना चाहिए, मेरे हिसाब से एलील्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एलील्स का मतलब क्या होता है? हम्म? क्या? ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स क्या होती हैं? हम्म। अच्छा, करेक्टर कैसे डिसाइड होता है? जीन्स डिसाइड करती हैं। मान लो मैं ये कह दूं कि जीन तो है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हो रही, तो क्या वो डिसाइड कर पाएगी? यस और नो? जीन तो है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। आप बताओ, फिर क्या रहा डोमिनेंट, क्या रहा रिसेसिव? सब खत्म, एक्सप्रेशन ही नहीं हो रहा। यस और नो? देखो, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स का मतलब ये है कि जो एलील्स का फॉर्मेशन होता है वो म्यूटेशन की वजह से होता है। किसकी वजह से? अब म्यूटेशन की वजह से कई कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको एक ही चीज दिमाग में रखनी है, क्योंकि जब आप जेनेटिक्स पढ़ते हो ना, तो जेनेटिक्स की जो टर्मिनोलॉजी आपको किताबों के अंदर दे रखी है, आपको बस वही याद है। वो वही रटी रटाई टर्मिनोलॉजी याद है, इसलिए आपने एकदम से बोला डोमिनेंट, रिसेसिव। सबसे पहले दिमाग में यही आता है। हम्म, जबकि आप एलील्स भी कह सकते थे। हम्म, और दो से ज्यादा भी एलील्स हो सकते हैं, है क्या नहीं? तो एलील्स आर द ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन, जनरेटेड और क्रिएटेड थ्रू म्यूटेशंस। ये प्रॉपर लाइन है। अगर ये बात आपको याद रहेगी तो आपको पता चलेगा कि हाँ जी, वाइल्ड टाइप वाला ये था, इसके अंदर कहीं कुछ म्यूटेशन हो गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया। अब मान लो मैं ये कहूं कि इससे जो प्रोटीन एक्सप्रेस होता है वो 100% एक्टिविटी देता है। हम्म? और इससे जो प्रोटीन बनता है वो केवल कितने परसेंट एक्टिविटी देता है? एक्टिविटी तो दोनों दे रहे हैं, एक्सप्रेशन भी दोनों का हो रहा है, लेकिन एक ज्यादा एक्टिविटी दे रहा है, दूसरा। अब सपोज करिए कि किसी के अंदर ये एलील्स होंगे दो, तो कितने परसेंट? 100 प्लस। हाँ, किसी के अंदर अगर ये होंगे तो क्या होगा? हम्म? और अगर मैं ये कह दूं अगर किसी के अंदर ये होगा तो? मैंने कह दिया ये जीन इन्वॉल्व है रेड पिगमेंट बनाने में। क्या बनाने में जी? और रेड पिगमेंट बनता है फ्लावर कलर को डिटरमाइन करने के लिए। सपोज कर लीजिए कि जो पेटल्स हैं, पेटल का जो कलर है वो इस पिगमेंट से डिसाइड होता है। तो यहाँ पे क्या होगा जी? हम्म? यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाएगा? रेड कह लो, रेड कह लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ जी, फिनोटाइप बदला कि नहीं बदला? क्या सुनो? हम्म? अगर मान लो मैं इसको कह दूं कि नहीं ये 0% एक्टिविटी देता है, तब क्या हो जाएगा? रेड, लाइट रेड एंड व्हाइट। हो गया फिनोटाइप चेंज। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का म्यूटेशन है, कहाँ पे हुआ है। आपको हमेशा किताब की टर्मिनोलॉजी के बेसिस पे नहीं चलना चाहिए, है ना। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए किताब की टर्म्स और टर्मिनोलॉजी अंडरस्टैंड करना जरूरी है, बट आपको अपने तरीके से भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक्टिविटी डिक्रीज होने के भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, हो सकते हैं ना, कि एक्सप्रेशन इसका ज्यादा होता हो, इसका कम होता हो। तो प्रोटीन अगर कम बनेगा, एंजाइम अगर कम बनेगा, तो पिगमेंट कम बनेगा ना। अरे ये सुनो, पिगमेंट कम बनेगा तो फिनोटाइप चेंज होगा कि नहीं होगा? हम्म? तो प्लीज इन छोटी छोटी चीजों का
ध्यान रखिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वेश्चंस का ध्यान रखिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं। कभी भी क्वेश्चन को पढ़ते टाइम, स्पेशली पार्ट सी, क्या कहा मैंने? जब आप पार्ट सी के क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो पहले से माइंड मेकअप मत करो। आप लोगों के साथ में दिक्कत ये होती है, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हो, आपको एक स्टेटमेंट दिख गया तो आपका माइंड मेकअप हो जाता है, हाँ जी मैंने तो ये पढ़ रखा है। जो भाई नेचुरली होता है आपके दिमाग में वो रहता है ना, क्योंकि आप पढ़ रहे हो ना। क्या जी ऐसा होता है। लेकिन पार्ट सी के क्वेश्चंस में आप देखना, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो होंगे वो अपनी स्टडी देते हैं कि हाँ जी ऐसा हो रहा है। तो आप अपना कुछ एज्यूम मत करिए, आप पढ़िए और जो एग्जामिनर ने दे रखा है ना उसके अकॉर्डिंग उसको एज्यूम करिए कि हाँ जी ऐसा हो रहा है। हमने क्या पढ़ रखा है उसको छोड़ो, ऐसा हो रहा है। हमें उसके बेसिस पे आंसर करना है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या अज्यूम किया गया है, ना कि जो हमने पढ़ रखा है। पार्ट बी में फैक्ट्स होते हैं, सीधी सीधी बात है, सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं। समझ में आ रही है बात? तो चलो इतना रखते हैं। फिर किसी का कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो? हाँ जी, ये एग्रोबैक्टीरियम से रिलेटेड जो भी छोटे मोटे जितने भी क्वेश्चंस आपको डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए वो सारे के सारे बना लेना। जो ना बने वो मुझसे पूछ लेना। हम्म। अरे क्या कहा मैंने? हाँ। और आप लोग डाउट वाउट क्यों नहीं पूछते हो? अरे क्वेश्चन वोश्चन भेज दिया करो भाई, मैं आके डिस्कस कर लिया करूंगा या क्लास के बाद, जैसे भी टाइम मिलता है। अब इतना टाइम नहीं है हम लोगों के पास। अभी से करेंगे तो डिस्कशन जो भी टॉपिक्स हो रहे हैं, जो भी आपके कंफ्यूजन है, कोई डाउट्स हैं, साथ के साथ में अगर क्लियर करते रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। जो भी आप पढ़ते हो, जो भी क्वेश्चंस है, जो भी यूनिट्स मैंने करा रखी हैं, उसके क्वेश्चंस मुझे भेज दिया करो, जो भी हो आपके, 5 क्वेश्चन हो, 2 क्वेश्चन हो, 4 क्वेश्चन हो, जो भी हो, डेली के डेली हम लोग जो है 10 15 20 मिनट लगा करेंगे, कोई बात नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा कर लिया करेंगे। ठीक है। पढ़ाई लिखाई कर भी रहे हो या बस? हम्म। हाँ। जैसे झोला लेके आते हो वैसे ही चले जाते हो, फिर अगले दिन फिर वैसे ही आ जाते हो, ऐसा तो नहीं है? झोला समझते हो, झोला, बैग। हम्म। हाँ। और देखो टाइम तो लगेगा ही, जब लेंदी सिलेबस है, जो आपने चीजें पढ़ नहीं रखी हैं, पहली बार पढ़ रहे हो या इतने डिटेल में आपने नहीं पढ़ा है, तो देखो टाइम तो लगेगा। इसमें इसमें कोई वो नहीं है। और अगर आप इस तरीके से करने जाओगे कि पेशेंस आपकी लूज हो रही है कि अरे नहीं हो पा रहा है, तो बाद में ना बहुत पैनिक करोगे। तो मेरे हिसाब से पैनिक नहीं करना चाहिए। जिस पेज से आप पढ़ रहे हो, जो आपके लिए जरूरी है अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप उसी पेज से पढ़िए। दूसरों को देख के अपना पेज चेंज मत करिए, करे नहीं एग्जाम आ गया वो नहीं ना। उससे कोई फायदा नहीं होगा, उससे और नुकसान होगा, पता है भाई। प्रोग्रेस मैं उस चीज को कहता हूँ कि सपोज करिए कि आपने कोई एग्जाम दिया और आपके सपोज करो कितने में से भी 50 मार्क्स आए। अगर आपने मेहनत की और आपको पता है कि भाई आप वीक थे, ठीक है, और आपने मेहनत की, मेहनत करके अगर आपके 50 से नंबर हो गए, 90 हो गए या 100 हो गए, आपका इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ? और सोचो कि 50 आपके पिछली बार आए थे, आपने कोई तैयारी वैयारी नहीं की थी। इस बार आपने क्या किया, पहले तो 3 4 महीने खूब तैयारी की, खूब मेहनत कर रहे थे, अच्छे से पढ़ रहे थे, आपको लग भी रहा था, कॉन्फिडेंस भी आ रहा था, सब कुछ हो रहा था। लेकिन बाद में पैनिक कर गए। पैनिक कैसे करके? और सिलेबस इतना है, सिलेबस नहीं हुआ, सिलेबस ये हो गया, वो हो गया, आपने जो है बड़ 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 करना स्टार्ट कर दिया। मतलब जल्दी जल्दबाजी में पढ़ना स्टार्ट कर दिया, करे सिलेबस खत्म करना, सिलेबस खत्म करना, सिलेबस खत्म करना, सिलेबस खत्म करना। उससे क्या हुआ कि फिर 50 भी नहीं आए, फिर 45 आ गए। क्या होगा फिर आपका? आप ये कहोगे अरे यार पिछली बार तो तैयारी भी नहीं की थी, इतने नंबर आ गए थे, इस बार जो है तैयारी भी की, इतनी मेहनत भी की, नंबर ही घट गए। इसका क्या मतलब है? तो आप ना उसको रीजन नहीं करोगे कि हाँ आपने गलती क्या की, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप गलती क्या कर रहे हो। आप ये रीजनिंग दोगे, अरे भाई ये ज्ञान बंधु वाले ना बड़े बेकार है, नंबर ही घटवा दिए मैंने तो। हाँ। सीधा सीधा सा ये आता है। आप खुद ये सोचिए कि लास्ट के आपके पास 15 दिन बचे,
अब जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको तो प्रिपेयर कर नहीं रहे हो, उसको तो रिवाइज कर नहीं रहे हो, आप नया पढ़ रहे हो क्योंकि आपको सिलेबस खत्म करना है। लास्ट के मंथ में भी आप लगे पड़े हो। हाँ, यूनिट 1 से लेके यूनिट 13 तक करे सब पढ़ना है। और सब पढ़ने के चक्कर में होता क्या है, ना आदमी घर का रहता। समझ में आ रही है बात? हम्म। भाई सपोज करो कि मैं ये कह रहा हूं कि आपने 4 महीने में, 5 महीने में आपने 8 यूनिट पढ़ी। आपको पता है भी 8 यूनिट मैंने अच्छे से पढ़ रखी है। आप 8 पे तो भरोसा जताओ कम से कम। समझ रहे हो मेरी बात को? एक बच्ची थी, वो शायद मैरिड है, यहीं पे, ये यहाँ पे एक मिलिट्री वाला एरिया भी है ना। अरे इसके, ये एयरपोर्ट जो है, एयरपोर्ट के आसपास में ना। हाँ हाँ, सदर सदर वाला जो, हाँ, कैंट एरिया है। तो वहां से आती थी वो, और बच्ची भी है, उसकी बच्ची भी थी, तो वो क्लासेस में मतलब रेगुलर नहीं थी, बट हाँ रिकॉर्डिंग वगैरह देख लेती थी। उसने अच्छे से प्रॉपरली तैयारी की, उसने 6-7 यूनिट जो भी तैयार की थी, अपना अच्छे से एग्जाम दिया। उसके मार्क्स आए, मुझे लग रहा है 102 और समथिंग, और उसका एक आध नंबर से रुका। तो ये इस बार वाले से पहले बार, पहली पहली वाली बात है। हाँ, जून वाला जो एग्जाम था। तो मैंने उसको बोला था कि जो प्रिपेयर्ड है ना भाई, उसी पे जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको उसको ज्यादा फोकस करो ना। अब सपोज करो कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी एनिमल फिजियो पढ़ी नहीं है, और मुझे पता है कि मेरे पास 1 महीना या 15 दिन बचे हैं। मैं नहीं पढ़ूंगा उसको, मैं छोड़ दूंगा। क्यों पढ़ूंगा? पढ़ के वैसे भी कुछ नहीं होना। तो जो मुझे आता है पहले उसी को अच्छे से करूंगा ना, मैं उस पर फोकस करूंगा। तो उसके इतने मार्क्स आए, उसने इस बार दिसंबर वाला दिया, उसके मार्क्स 100 से 70 पे पहुंच गए। कह रही इस बार मैंने जो है ना ज्यादा यूनिट करी थी। उसने पता पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देखो जहां पे आपको 100 क्वेश्चन आते हैं, कोई कोई एग्जाम है, XYZ कोई भी एग्जाम है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 में से 100 करने होते हैं। तो देखो वहां पे तो ये माना जा सकता है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है। समझ रहे हो मेरी बात को? भाई 100 में से 100 करने हैं तो पूरे सिलेबस में से आएंगे क्वेश्चन, हर एक सिलेबस का कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, है ना? सारे के सारे करने हैं आपको, तो सिलेबस कंप्लीट होना जरूरी है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चूज करना है। और चूज करने में पता है बच्चे को नहीं पता होता उस वो किस चीज में अच्छा है, किस चीज में खराब है। और सबसे मेजर मेजर फेल्योर बच्चों का CSR के एग्जाम में यहीं से होता है। क्या कारण है? यूनिट पढ़ ली 10, 12 या 13, 13 की 13 यूनिट पढ़ ली। अरे बच्चे आपस में बात करती हैं, हाँ तुमने कितनी यूनिट? मेरे तो 5-6 हुई है। मैंने तो कर ली 13, 13 की 13। और पूरे जोश में ऐसे 13 की 13 पढ़ दी मैंने तो तैयार एकदम, सिलेक्शन एकदम 100%। अब जब एग्जाम का दिन आएगा तब तक ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे को ये नहीं पता कि वो किस चीज में अच्छा है, किस चीज में खराब है। नहीं पता बच्चे को। बच्चे को ये लगता है उसने सब कुछ पढ़ रखा है। अब क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ऐसे टॉपिक का आया कि बच्चे का वो वीक है, लेकिन उसको लगता है उसने पढ़ रखा है। अब वो बेफालतू में क्या है, उसको पढ़ के ना 2 मिनट 5 मिनट खराब करता जाता है। ऐसे 10 क्वेश्चन उसने पढ़ लिए ना, तो 1 घंटा उसका पता उसने बर्बाद कर दिया वहीं पे। और एक बात मान लीजिए मेरी, एग्जाम वाले दिन मेरे हिसाब से तो 2-3 दिन पहले से पढ़ना छोड़ देना चाहिए। हाँ, प्रैक्टिस अगर आप कर सकते हो क्वेश्चंस की, क्वेश्चन बनाने की, तो ठीक है। पढ़ना बंद कर दो। आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट में मैं इतनी गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि अगर 3 घंटे का आपका पेपर होता है, पहला घंटा आपका डिसाइडर होता है। अगर पहले घंटे में किसी बच्चे ने 10 क्वेश्चन पार्ट सी के कर लिए, और 10 के 10 उसने अगर सही बनाए, चूज करके, उसको पता है भाई उसको क्या सॉल्व करना है, गारंटी के साथ में लिखवा लो 100% सिलेक्शन होगा उस बच्चे का, पहले घंटे में बता सकता हूं मैं। 25 करने होते हैं, 10 सही कर लिए, अगले घंटे में 10 तो सही कर ही लेगा। अरे सिंपल बात है कि नहीं? 20 सही हो गए, 1 घंटा बचा हुआ है। पार्ट बी और पार्ट ए को मिला के वो 50 नंबर तो ले ही आएगा, 50 भी नहीं 40 तो ले ही आएगा 100 में से।
पार्ट ए पार्ट बी के 100 नंबर होते हैं, 100 में से 40 तो ले आएगा। मान लो उधर से 70 या 80 नंबर आ गए पार्ट सी से, और इधर से 40 आ गए, मिलके 120 हो गए। कब सिलेक्शन नहीं हुआ 120 नंबर पे, बता दो आज तक 120 के ऊपर कभी गई हो? 120 क्या, 110 के ऊपर भी कभी गई हो सीएसआर की मेरिट लिस्ट? मार्क्स की बात कर रहा हूँ, परसेंटाइल की नहीं। जितने भी लोग हैं वो आपको कंफ्यूज करते रहते हैं, अरे 99.98 परसेंटाइल चाहिए। क्या मतलब होता है परसेंटाइल का? आप लोग क्या समझते हो, बताना जरा। हाँ? हम्म? क्या? सिलेक्शन रेट? क्या बात है, ये तो नई टर्म सुनी है मैंने। हाँ, उसके हिसाब से गेट में जो आती है, पहले परसेंटाइल आती थी, अब गेट स्कोर आता है, उसका फॉर्मूला अलग है। देखो, इसका मतलब ये है कि अगर किसी एग्जाम के अंदर 1000 बच्चे बैठे, उसका नंबर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है? और अगर आपकी फर्स्ट रैंक है, कौन सी रैंक है जी? मतलब आपके सबसे ज्यादा नंबर हैं, इट मीन्स यू आर फर्स्ट रैंकर। हम्म। तो आपकी परसेंटाइल कितनी आएगी जरा बताना। हम्म। हाँ, 100 आएगी बिल्कुल। ऑब्वियस सी बात है, 100 परसेंटाइल आएगी। अगर मान लो आपकी 10 रैंक आई है, नंबर कुछ भी हो, कितना हो जाएगा? हम्म। नहीं, 99.9 होगा ना, 90 होगा। इसका 0.1% कितना होता है जरा देखना। 100 करो। हाँ, 1 आ रहा है यहाँ से। हम्म। देखो, 100 परसेंटाइल तो यहाँ पे भी नहीं होती, फर्स्ट रैंक है तो 99.99 समथिंग होगी। अब टॉप 1% में हो ना। हम्म। तो 10 में होगी 99%, कितनी आएगी? 10 रैंक पे। अब मान लो कि आपके एग्जाम के अंदर ना लगभग लगभग कितने बच्चे देते हैं? हाँ, सीएसआर में मेरे हिसाब से 50 से 60, 70 80 थाउजेंड बच्चे बैठते हैं। अगर सपोज करो कि जनरल कैटेगरी में अगर सपोज करिए कि 99 परसेंटाइल पे अगर सिलेक्शन हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि आप 1% में हो। 1% का मतलब आपकी कितनी रैंक है? यू आर इन टॉप 600 पीपल हु अपियर्ड इन द एग्जाम। इसका सीधा सा मतलब ये है। और 600 का मतलब कितना होता है? 1%, यही अप्रोक्सीमेट सिलेक्शन रेट तो यही होता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। मेरे हिसाब से आपका टारगेट 110 होना चाहिए, 55% क्रॉस करना है इफ यू आर इन द जनरल कैटेगरी। बाकी अगर आपके पास कुछ और कैटेगरी है तो वो डिप होता चला जाता है धीरे धीरे। ठीक है? ईडब्ल्यूएस वालों को भी बहुत फायदा मिलता है। अगर अगर आपके पास ऑप्शन है तो लगाइए, बिल्कुल लगाइए। नहीं, जनरल और ओबीसी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, क्योंकि ओबीसी में बहुत बहुत लोग हैं, नंबर्स बहुत ज्यादा है। लेकिन ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाने के लिए पैसे ज्यादा खर्च होते हैं, इसलिए लोग बनवाते नहीं है। हाँ हाँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, गलत बात नहीं बोल रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस का आप सर्टिफिकेट बनाने जाओगे तो वो पैसे मांगेगा अच्छे खासे, 5-7 हजार रुपये मांगेगा। आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाने जाना है, 500 रुपये दो, बनवा के आ जाओ। नहीं। तो इसलिए तो ईडब्ल्यूएस में की मेरिट कम जाती है कंपेयर टू ओबीसी। अगर आपके पास ऑप्शन है तो बिल्कुल लगाइए। अभी तक तो फॉर्म आया नहीं है ना, आ गया है? अभी नहीं आया, अभी नहीं आया सीएसआर का। डीबीटी का डाल दिया सभी ने? अरे सभी ने डाला है कि नहीं? आपने डाला है? नहीं? क्यों? तैयारी नहीं थी कुछ भी? पढ़ तो रहे हो आप, तैयारी नहीं कर रहे हो? क्यों? दिक्कत क्या है? फिर तैयारी क्यों नहीं हो रही? हम्म? हाँ? अरे बताओ तो सही, क्या दिक्कत है भाई? हैं? अगली बार को डाल देंगे। बढ़िया है। अगली बार, ये तो वही वाली बात होगी ना, आज पढ़ाई नहीं की कल कर लेंगे। और कल?
कल कभी नहीं आता। अभी डेट है, फॉर्म डाल दीजिए, फॉर्म डालना चाहिए। कल लास्ट थी, बंद हो गया। ओहो। बढ़िया है भाई, आप लोग महान लोग हो। क्या बोले हैं।